स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज चर्चा करेंगे हम संविधान के टॉप क्वेश्चंस की। अंत तक मेरे साथ के इस क्लास में बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिए हैं ये संविधान के, ठीक है। और क्लास को शेयर करें। सबसे पहले अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, अपने कलीग्स के, रिश्तेदारों के साथ विशेष क्लास को शेयर करें। अपने छोटे बड़े भाई और बहनों के भी साथ शेयर कर दिया करो जिससे वो पढ़ लें, है ना। तो देखते हैं संविधान के इन टॉप 50 क्वेश्चंस को। अंत तक रहे मेरे साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके यूपी पुलिस को ध्यान में रख करके देखिए। पहला लाइन ली है हमने यहाँ से, प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? उद्देश्य का भी कहते हैं भाई साहब, है ना। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? आमुख भी कहते हैं भाई साहब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। ठीक है जी, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, उद्देश्य का या आमुख। में पूछा जाता है कि भाई संशोधन कितनी बार हो चुका है अभी तक? तो संशोधन एक बार हुआ है सिर्फ। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार। कब हुआ है? 1976 में, 1976 में। भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, जो पहला चैप्टर है, पहला पेज है या पहला पन्ना है, प्रस्तावना से शुरू करते हैं भारतीय संविधान को पढ़ना। तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है सरकार के द्वारा, 1976 में, 1976 में। प्रस्तावना के भीतर 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक समाजवादी था, एक अखंडता था और एक पंथ निरपेक्ष। ये तीनों शब्द पहले नहीं थे, लेकिन इनको बाद में जोड़ा गया। 1976 42वां संविधान संशोधन। नोट कर लेना कौन सा संशोधन था भैया? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, शेयर कर दिया करो क्लास को अपने ग्रुपों पे, अपने मित्रों के पास। और आप भी पेन कॉपी लेके बैठा करो और लिखा करो, क्योंकि लिखोगे नहीं तो याद नहीं होंगी चीजें, है ना। बार बार लिखनी पड़ेंगी जीएस में आपको, बार बार रटनी पड़ेंगी जीएस में आपको, तब जाके आपका ये पार्ट है स्ट्रांग हो पाएगा, है ना। जैसे हिंदी का नेचर है, ऐसे ही जीएस का ज़्यादा है बेटर कि आपको लिखना पड़ेगा बार बार टॉपिक। दूसरा प्रश्न हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था। हमारे देश की जो व्यवस्था है वो कैसी है? संघात्मक व्यवस्था है। इसे इंग्लिश में फेडरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऐसी व्यवस्था कनाडा से ली गई है, या कनाडा से कह सकते हैं मिलती जुलती व्यवस्था हमने अपनाई है, जैसी कनाडा के अंदर काम करती है। जो कि कनाडा विश्व का एक देश है जिसकी राजधानी ओटावा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है ना। क्षेत्रफल के आधार पर रूस के बाद दूसरे स्थान पर पड़ते हैं कनाडा को। कनाडा की दुनिया की सबसे लंबी सीमा समुद्र तटीय सीमा है, ठीक है, सबसे लंबी, जो कि अटलांटिक सागर, नॉर्थ अटलांटिक सागर से इसकी सीमा एक हिस्से में लगती है। तो यहाँ से कौन सी व्यवस्था अपनाई है हमने? संघात्मक। संघात्मक, इसका अर्थ ये होता है कि शक्तियों का बराबर विभाजन होना चाहिए, शक्तियों का बराबर वितरण होना चाहिए सरकारों के मध्य में। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिससे अपना अपना शासन चलाएं वो। 26 नवंबर 1949 लिया है हमने अगला। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था, है ना। 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को जो दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। छाप लेना। और इस दिन केवल 15 आर्टिकल ही इंप्लीमेंट में लाए गए थे। पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद इस समय मतलब लागू किए गए थे 26 नवंबर को, या शामिल किए गए थे? 15 आर्टिकल, सिर्फ 15 अनुच्छेद थे। इस बात को आप लिख लेना। उस समय लागू किए गए थे नहीं, अनुच्छेद तो सारे ही थे जितने बनाए, 395 आर्टिकल भारतीय संविधान में। लेकिन सभी जो अनुच्छेद लागू किए गए भारत में वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। इस समय 15 आर्टिकल्स का उल्लेख है। भारतीय संघीय प्रणाली 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। जो हमारी संघीय प्रणाली है भारत की, संघात्मक व्यवस्था है भारत का, फेडरल सिस्टम है भारत का, शक्तियों का विभाजन है भारत में दोनों तरफ, है ना, राज्य सरकार और संघ सरकार। ये 1935 के संघीय जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उससे मिलता जुलता सिस्टम है जहाँ पे, है ना, उससे मिलती जुलती व्यवस्था है। इस वजह से भारतीय संघीय प्रणाली 1935 भी हम पढ़ते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जो कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद बनाया गया था, बना करके तैयार किया गया भारत शासन अधिनियम। यानी कि भारत में शासन करने के लिए एक तरीके से एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसे आप संविधान की नज़र भी कह सकते हैं, संविधान की कार्बन कॉपी भी बोलते हैं हम। क्योंकि हमारे जब संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी तो भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीज़ों को लिया आज के हमारे वर्तमान संविधान में, है ना। इस वजह से कार्बन कॉपी भी कहते हैं। और 70% हिस्सा कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया भाई साहब, हमारे देश के भीतर, है ना। छाप लेना एक एक पॉइंट को जो मैं आपको बोल रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। मंत्रिमंडल
एवं सामूहिक जिम्मेदारी, ये पॉइंट आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और सामूहिक जो जिम्मेदारी होती है सभी मंत्रियों की, है ना। जैसे भारत सरकार में इस समय मुखिया कौन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इनके अलावा मंत्री हैं जो मंत्रिपरिषद में रहते हैं या मंत्रिमंडल में मुख्य तौर पर काम करते हैं। उनकी सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। उससे पहले प्रधानमंत्री की प्रति होती है कि भाई हम क्या रिपोर्ट कार्ड है आपका, आप 2 साल मिनिस्टर रहे, 5 साल मिनिस्टर रहे, आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया बताइए। आप प्रधानमंत्री आवास में आओ, अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए 1 साल का पूरा, है ना, जिस विभाग का आपको। तो पहले प्रधानमंत्री को बताते हैं, वो अपने पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है। फिर संवैधानिक रूप से सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिमंडल और सामूहिक जिम्मेदारी की व्यवस्था हमने कहां से अपनाई है, ब्रिटेन से अपनाई है। प्रश्न यह है कौन से देश से अपनाई है जी, हमने ब्रिटेन से ये व्यवस्था को हमने अपनाया है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न हमने लिया है आर्टिकल 370, ये तो खूब चर्चा में ही है, गलत मत कराना अगर एग्जाम में आता है तो। अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 35A इसी से लिंक है, जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 35 का ए भी इसी से जुड़ा हुआ, नोट कर लेना ब्रैकेट में, है ना। कब समाप्त किया गया, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से इसे हटा दिया गया, 5 अगस्त 2019 को। इस समय की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थात भारत सरकार ने इसको वहां से रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिया। विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 में, जो कि इसे हटा दिया गया वहां पर। इस समय कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित राज्य है ना। जितने केंद्र शासित राज्य हैं भारत में, चाहे पांडिचेरी की बात करूं मैं, अंडमान निकोबार की बात करूं, लक्षद्वीप की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, या दादर नागर हवेली और दमन दीव, दोनों को मिला के एक कर दिया है। सभी राज्यों में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होता है और उसे बोलते हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल शासन करता है भारत सरकार के बेहाफ पर सारे राज्यों में। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है संविधान में, 11। मौलिक कर्तव्य कितने, 11 हैं भारतीय संविधान में। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। प्रश्न आ जाए कि भाई मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए संविधान में, तो भैया मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में। मौलिक कर्तव्य यानी कि इंग्लिश में बोलें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि एज ए सिटीजन के तौर पर, एज ए नागरिक के तौर पर, भारतीय होने के तौर पर हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति किस तरीके से कार्य करना, उसमें संख्या है 11 की। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए 1976। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, वाद्य योग्य होते हैं। वाद्य योग्य का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए, भारत के नागरिकों को, यानी कि आपको, हमको, सभी को, भारत के नागरिकों को। यदि मौलिक अधिकारों से, मूल अधिकारों से, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए अधिकार हैं सभी, इनसे संबंधित कुछ समस्या आती है मानव जीवन में, तो हम सॉरी इससे संबंधित समस्या आती है, तो इनको मौलिक अधिकारों को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के हम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस वजह से बोलते हैं कैसे हैं ये, वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से भाग में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में इनको पढ़ा जाता है। थोड़ी सी खांसी हो रखी है ठंड की वजह से, कोई दिक्कत नहीं फिर भी, है ना। तो सॉरी, याद रखना। और इन्हें कहां से अपनाया गया है, अमेरिका से। ठीक है, अगला है अस्पृश्यता का प्रतिषेध। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का मतलब क्या होगा, छुआछूत। छुआछूत का अंत आता है ना डायरेक्ट, तो आर्टिकल 17 लगाइए। धार्मिक मामलों के प्रबंध, देखो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसे धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था हमें करनी है, तो कौन सा है, आर्टिकल 26 आएगा इसके लिए, अनुच्छेद 26 आएगा, है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आती है, 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में आती है। अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 29 में। ये तो रट लेना, ये आर्टिकल्स कई बार करा चुका हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में है, शिक्षा का अधिकार 21 के ए में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ये आर्टिकल 50 में है ना। न्यायपालिका अपना तरीके से काम करेगी, न्याय देने का काम करेगी, और कार्यपालिका अलग कार्य करेगी। तो जो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 50। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का कैसा निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 57 में।
यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 57 इस बात को कहता है, आर्टिकल 57। अगला है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा संकल्प पारित करके हटा सकती है। प्रश्न आ जाता है कि उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है हमारे देश में, कौन हटा सकता है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जैसे इस समय वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी, है ना, जो कि राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। और इसी राजस्थान के झुंझुनू में एक खान है, बहुत प्रसिद्ध खान है भारत की, जहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा अथवा कॉपर निकाला जाता है या ताम्र निकाला जाता है, उसके तत्सम शब्द में बात करें तो, है ना। तो कॉपर या तांबा सबसे ज़्यादा निकाला जाता है और उस खान का नाम है खेतड़ी की खान। कौन सी खान है? खेतड़ी की खान। इसी हिस्से के जिले के रहने वाले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था राज्यसभा करती है, सिर्फ केवल राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके उस संकल्प को उपराष्ट्रपति को हटा सकती है ना। चूंकि उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सभापति या चेयरमैन होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300 है ये, अनुच्छेद 300। इसमें भारत सरकार को क्या कहते हैं? द यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस आर्टिकल में बस इतना ही लिखा है। आर्टिकल 300 में जो हमारी भारत सरकार होती है उसे क्या कहते हैं? द यूनियन ऑफ इंडिया, संघीय सरकार है। हिंदी में कहें तो क्या बोल सकते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया को संघीय सरकार का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 300 में। अगला ये संशोधन है। ये संशोधन खूब पढ़ा होगा आपने, 91 में आ जाए तो पेपर में कभी। कौन सा संशोधन है? 91 में। 91 में संशोधन कब हुआ? 2003 में। 91 में 91वां संशोधन है, 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? लोकसभा की कुल संख्या, जितनी लोकसभा की कुल संख्या होती है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। यानी कि हमारे देश में कुल लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% निकालो आप कैलकुलेशन करके, उससे अधिक मंत्री नहीं बनते हमारे यहाँ, ठीक है। ये व्यवस्था की गई 91 में संविधान संशोधन वर्ष 2003 में। कौन सी वर्ष में? 2003 में। शेयर करते रहो क्लास को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। संविधान के 2 से 4 या 3 या जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 6 या 8 नंबर के आने ही आने, ये मान के चलिए आप। कम से कम 3 या 2 क्वेश्चन का तो रेशियो रहना ही है, ज़्यादा भी रह सकता है भाई साहब, डिपेंड करता है पेपर वालों के ऊपर के पेपर वाले कैसे बनाते हैं। वर्तमान भारत सरकार में जो मंत्रालयों की संख्या है वो कितनी है? 52। अभी इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उनके अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं या भारत सरकार के जो मंत्रालय है वो 52 है। उनकी संख्या कितनी है? 52 मंत्रालयों की संख्या, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा विधि अधिकारी, विधि का मतलब सबसे बड़ा भारत का कानून अधिकारी कौन है? जो भारत सरकार को कानून पर सलाह देता है, कानून से संबंधित राय देता है, परामर्श देता है, मशवरा देता है कानून से संबंधित। सबसे बड़ा विधि अधिकारी तो महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में प्रावधान होता है इसका, 76 में महान्यायवादी, नोट कर लेना। अगला है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। और 12 कैसे करे जाते हैं? मनोनीत। मनोनीत कितने किए जाते हैं? 12। और अधिकतम कितने होते हैं? 250, 250। और वर्तमान में कितनी संख्या है? 245 राज्यसभा में, है ना, जो कि एक स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। हर दूसरे वर्ष 1/3 रिटायर हो जाते हैं, शायद आई थिंक कितने रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और देख लेंगे। एक प्रश्न देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम, अधिनियम है भाई साहब, है ना, घरेलू लिखा है ये। घर के अंदर जो मारपीट होती है आपस में या जो समस्याएं खड़ी होती हैं, पारिवारिक दिक्कतें महिला पुरुष के मध्य में, तो इस हिंसा को लेकर के कानून बनाया सरकार ने, तो नाम रखा घरेलू हिंसा अधिनियम। कब लागू हुआ भारत में? तो ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था हमारे देश में। 2005 में बन गया था, संसद से पारित हो गया था 2005 में। 1 साल के बाद ये लागू किया गया, है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम। घर के अंदर जो समस्या रहती है उसे लेकर के सरकार लॉ लेकर के आई, कानून। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की भाई साहब रिटें जारी की जाती हैं, जिनमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है जो कि व्यक्ति के जीवन से, व्यक्ति के शरीर से संबंधित है, बिल्कुल उसका बचाव करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार। हम वोट देते हैं ना, जैसे चुनाव आता है, हमारे देश में व्यवस्था है 18 वर्ष का व्यक्ति या महिला, लड़का या लड़की जो भी 18 वर्ष का हो जाता है वो वोट डालने
का अधिकार रखता है 18 वर्ष के बाद, है ना, 18 वर्ष का होते ही। तो जो हम वोट देते हैं इलेक्शंस में, जैसे प्रधान के इलेक्शन हो या सरपंच के इलेक्शन हो, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव बोलते हैं इनको, या लोकसभा के चुनाव हो, है ना, या फिर विधानसभा के चुनाव हो मुख्यमंत्री वाले, इन चुनावों में जो वोटिंग डालने वाले या वोटिंग करने वाली जो एक समुदाय होता है किसी एक विशेष गांव का, वो कौन लोग डालते हैं? जो 18 वर्ष से हो जाते हैं और ऊपर तक कितने भी हों, 100 साल 150 साल जितने तक जी रहा हो व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग है 18 साल हो जानी चाहिए। तो जो वोट देते हैं हम, वो कौन सा अधिकार है? प्रश्न पूछा जाता है मत देने का अधिकार कौन सा है? तो देखो, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है, दोनों लिख लेना आंसर। जो अलग अलग आयोगों ने पूछे और अलग अलग आंसर थे, तो दोनों आंसरों को लिया मैंने। हम जो वोट डालते हैं क्या डालते हैं हम? वोट जो डालते हैं, मत जो डालते हैं हम, वो हम अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए भी डालते हैं। ऐसी व्यवस्था है। जैसे भाई हमें कोई पार्टी विशेष पसंद होती है, भारत में अलग अलग लोगों का अपना अपना मत रहता है, और पार्टी विशेष के साथ कभी कभी कैंडिडेट पसंद होता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, विधायक जी या सांसद जी या जो भी है, उस व्यक्ति के चेहरे पर भी वोट दिए जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? राजनीतिक इच्छा पूर्ति, जो हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा है उसकी पूर्ति कर रहे हैं एक फला व्यक्ति को वोट दे करके। तो राजनीतिक अधिकार भी हो गया। और चूंकि संविधान में है ये व्यवस्था, 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डालेगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 से घटा करके 18 साल की गई थी उम्र। कितनी की गई थी? 18। पहले कितनी थी? 21 साल थी वोट डालने की उम्र हमारे देश में। 18 साल कब हुई? 1988 में संशोधन हुआ था, और ये 1989 से व्यवस्था लागू हुआ हमारे देश में। चूंकि संविधान में प्रावधान है, इस वजह से कानूनी अधिकार भी है जे। तो दोनों जगह अलग अलग आयोगों ने आंसर मान रखे हैं, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, दोनों लिख लेना। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य आएगा। जब तक गांव की व्यवस्था सही नहीं होगी, गांव की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, गांव में विकास नहीं करेंगे, तब तक राम राज्य नहीं आएगा। ये गांव के माध्यम से ही राम राज्य आएगा, ऐसा कहना था किनका? महात्मा गांधी जी का। किनका मानना था? महात्मा गांधी जी की लाइन है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासन के समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थे। जनता पार्टी शासन में आई थी कब? 1977 में। 77 से 78, 79, 80, 79 तक वो रही। फिर चुनाव हुए थे तो दूसरे प्रधानमंत्री, सरकार गिर गई थी जनता पार्टी की, दूसरे प्रधानमंत्री कांग्रेस के फिर दोबारा आ गई, मतलब इंदिरा गांधी फिर आ गई थी, है ना। तो जनता पार्टी के समय में जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कार्यकाल लिख लो 1977 से 82 तक का राष्ट्रपति जी का, नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश के निवासी थे। रेड्डी समुदाय या रेड्डी बहुल संख्या आंध्र प्रदेश में निवास करती है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति। भारत के पहले अराजनीतिक, ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो राजनीति से नहीं आते थे लेकिन राष्ट्रपति उन्हें बनाया गया और भारत में राष्ट्रपति रहे वो? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा, किसी पार्टी के नेता नहीं रहे। एक परमाणु वैज्ञानिक थे वो, डीआरडीओ के अंदर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई, हेड ऑफिस दिल्ली में इसका, है ना। वैज्ञानिक थे लेकिन उनको वहां से लिया और भारत का राष्ट्रपति बना दिया, ठीक है। उस समय थी मेरे ख्याल से 2002 से 2007 तक कार्यकाल रहा उनका। 2 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के समय में उनका कार्यकाल शुरू होता है और 2007 तक रहा। तब थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, नोट कर लेना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति थे और ज्यादातर सारे लोग राजनीति से आए। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है भाई साहब। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक, केवल 14 दिनों तक। राज्य सूची के विषय पर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा कानून बना सकती है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर यदि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है, भारत के महत्व का कोई विषय है, तो ऐसे विषय पर राज्यसभा को अधिकार है 249 का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 249 का कानून बना सकती है राज्यसभा। आर्टिकल 97 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को जो तनख्वाह दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी? संचित निधि से। इनका वेतन व्यवस्था आर्टिकल 97 है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आर्टिकल 93 में, कौन से में? 93 में इनके पद की व्यवस्था है।
आर्टिकल 74 पढ़ते होंगे और 75, ये दोनों आर्टिकल दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, है ना। 74 और 75 में क्या व्यवस्था है, मंत्री परिषद से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद काम करती है, उससे संबंधित व्यवस्थाएं हैं आर्टिकल 74 में और 75 में, है ना। संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं, ऐसा 74 कहता है ये आर्टिकल। और 75 भी मंत्री परिषद के व्यवस्थाओं के कार्यों के बारे में बात करता है। एक आयोग बना भारत में, सरकारिया आयोग। नीचे बोर्ड पे आपको नहीं दिखता है, कई बार बच्चे कमेंट करते हैं बोर्ड पे नहीं दिखता है, तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लिया करो। अब लास्ट का पॉइंट है मेरा इसमें क्लास में, सरकारिया आयोग लिख लीजिए। 1983 में बना था सरकारिया आयोग। आयोग मीन्स कमीशन, कमीशन मीन्स आयोग। 1983 में गठन किया गया था। इस आयोग का काम था केंद्र और राज्यों के संबंधों के मध्य में काम करना है। केंद्र और राज्यों के संबंधों पर सुधार के लिए काम करना है आपको, है ना। तो 83 में बना था सरकारिया आयोग, जिसका संबंध था केंद्र और राज्यों के संबंधों से, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1987 में, ये भी लिख लेना। 83 में गठन किया गया था और रिपोर्ट कब सौंपी थी इस आयोग ने, 1987 में, सरकारिया आयोग। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे संविधान के, बहुत सारे छांट करके आपको सेलेक्ट कर करके मैंने इस क्लास में पढ़ाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अवश्य अपने सुझाव भी देते रहें, आपके सुझावों से हम और बेहतर कोशिश करते हैं पढ़ाने की। लगातार शेयर करते रहिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने छोटे बड़े बहन भाइयों के सभी के साथ, क्षेत्र में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर जितने भी हों सभी के साथ शेयर कीजिए क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बिल्कुल निःशुल्क हम आपको पढ़ा रहे हैं और लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे। करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और जीएस के सारे पार्ट्स की वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं सारी क्लासों को। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। सभी को जय श्री राम, सभी को राधा रानी की कृपा बनी रहे, सभी को राधे राधे, नमस्कार।